और बच्चे कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी हैव टू स्टडीड अबाउट द पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चार्ज सिस्टम ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी पे आज हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए क्या है, लेक्चर 7। ठीक है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 charges are placed at the corner of a cube whose 8 charges are placed at the corner of a cube whose age is L. ठीक, the value of charge is Q. Find self electric potential energy of the system. निकालो इसको। आपको ये बताना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कितना होगा। डू दिस। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। पहले सबसे पहले हम इसका क्यूब बना लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब हो गया। दिस इज द क्यूब। ठीक, ये क्यूब है हमारे पास। ये ठीक, तो इसके हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज प्लेस किया है हमने। क्यू 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 क्यू, हर जगह हमने क्यू क्यू प्लेस कर दिया। ओके, वी हैव टू प्लेस्ड ऑल द कॉर्नर्स। ठीक है, क्या रख दिया हमने? क्यू। अब हमें बताना है इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है। तो देखो, अगर इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हम निकालें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हाउ मेनी टर्म्स कैन बी अकर, कितने टर्म बनेंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? कितने चार्जेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 हो गया, यानी 28 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे जल्दी बोलो? 28। अच्छा, 28 टर्म होंगे। अब वो कैसे कैसे होंगे, तो सिमेट्री समझना पहले। ये बताओ, इस एज की वजह से कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई एल, एल है ना? ओके, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल हो गया। इसकी वजह से भी के क्यू स्क्वायर बाई एल, के क्यू स्क्वायर बाई एल, के क्यू स्क्वायर बाई एल, के क्यू स्क्वायर बाई एल। कितने एजेस होंगे इसके पास? 12। तो 12 जो हो गए वो तो हमारे कैसे हो गए? देखो, मैं सेल्फ एनर्जी निकाल रहा हूं इसका यू, तो कैसे लिखेंगे? 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, तो ये तो हमारे एजेस की वजह से हो गया। अब फेस डायगोनल को समझिए। तो ये जो फेस डायगोनल है हमारे पास, ये फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है, तो इसका कितना वैल्यू होता है? तो √2l। तो कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाई √2l। तो ये भी कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाई √2l। अब एक फेस पे कितने होंगे? 2। कितने फेसेस हैं? 6। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 टर्म ऐसे आएंगे, यानी 12 के क्यू स्क्वायर बाई √2l प्लस कितने टर्म हो गए? 24। कितने बचे अभी? 4। अब इसका बॉडी डायगोनल समझिएगा। तो अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो बॉडी डायगोनल क्या होगा? यहां से ये, ठीक है ना, यहां से अगर हम ये देखें, यानी अगर हम इस कॉर्नर में बैठे हुए 3D फिगर में समझे, इस रूम में आप बैठे हुए हैं, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टॉप में जब टच करेंगे तो वो उसका बॉडी डायगोनल कहलाएगा। तो बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? बॉडी डायगोनल। तो अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो बॉडी डायगोनल होता है √3 ऑफ ए। कितना होगा जल्दी बताओ? √3 ऑफ ए। कितने डायगोनल होते हैं बॉडी डायगोनल? 4। तो कितने टर्म आ जाएंगे यहां बताओ? 4kq स्क्वायर बाई हाउ मच? √3l। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बात खत्म। तो जो जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो ले लेते हैं बाहर। तो
तो क्या दिखाई दे रहा है 4kq² बाई एल। तो क्या बचा यहां पे बताओ, तो यहां बचा 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। डन, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखिए चलिए निकालिए इसको। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक इक्विलैटरल टेट्राहेड्रॉन है और उसके हर वर्टेक्स पे हमने क्या कर रखा है, एक क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है और उसकी साइड कितनी दे रखी है, ए। तो आपसे कह रहा है इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल कितनी होगी। ठीक है, तो इसको देखो समझते हैं कैसे बनाएंगे हम इसको। तो ये हमारा टेट्राहेड्रॉन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रॉन। तो अगर हम टेट्राहेड्रॉन बना रहे हैं इसको, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब क्या है, तो यहीं पे कहीं पर हमारा क्या होगा, एक चार्ज होगा। तो दिस, समझ रहे हैं, इस तरह से हम इसको बना देंगे। तो यहां पे कितना चार्ज रखा हुआ है बोलो, Q। यहां भी कितना है, Q। यहां भी कितना है, Q। और यहां भी कितना है, Q। ठीक, तो कितने बनेंगे, निकालो अब इसको जल्दी से। कितने बन रहे हैं, देखो कितने एजेस हैं। अच्छा, सारे एजेस कितने हैं हमारे पास, ए ए ए ए ए और ए। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, KQ² बाई ए, KQ² बाई कितने बन रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6। यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 6kq² बाई एल। बस खत्म, एल है, ए है यहां पे, तो ए लिख लेंगे, आ गया आंसर। डन, चलिए अब आगे बढ़े। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, बना लिया इसको। ओके, देखो अब मान लीजिए कि आपको यह सवाल दे दिया गया। देखिए क्या दिया कि हमारे पास ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। यहां पे एक चार्ज है 2q, यहां पे एक चार्ज है -q और यहां पे एक चार्ज है +q। नाउ फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिंपल करना है। देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो इसमें आप बोलेंगे ठीक है, तो अब ये बताओ, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, √2l हो गई ना। अब ये बताओ इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, ये इसकी क्या होगी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो कितनी आएगी बताओ, इसका कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -2kq² बाई एल प्लस ये कितना हो गया, 2kq² बाई एल प्लस -kq² बाई √2l। तो ये से तो वैनिश हो गया, तो क्या आंसर आ रहा है, -kq² बाई √2l। मतलब कौन सी एनर्जी है इस पे, बाइंडिंग एनर्जी, उसे रोक के पकड़ी हुई है, यानी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। रिपल्शन होता तो क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, बनाओ जल्दी से। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन और लिख रहे हैं यहां पे। 3 charges are placed as shown in figure. Potential energy of the system is 0. Find
Q इज टू Q, फाइंड Q इज टू Q। तो ये हमारे पास है। निकालो जल्दी से। रेशियो पूछा जा रहा है हमसे। निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है? 0। तो बताना है कितना होगा। तो क्या करना है बताओ। तो इसकी वजह से कितना होगा एनर्जी? तो K Q बाई R प्लस इसके और इसकी वजह से कितना होगा? तो यहां माइनस K बाई 2R माइनस इसके और इसकी वजह से कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं K Q स्क्वायर अपॉन 3R और इट मस्ट बी 0। इट मस्ट बी 0। क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें? तो हमें कॉमन नजर आ रहा है KQ बाई R। KQ बाई R। तो यहां पे क्या रह जाएगा? Q माइनस यहां पे क्या रह जाएगा? Q बाई 2 माइनस यहां क्या रह जाएगा? Q बाई 3 इज इक्वल टू 0। रह जाएगा कि नहीं? सही है। तो ये तो पूरा फैक्टर 0 हो गया। अब 1 में से हाफ गया तो हाफ ही रह गया। तो हाफ Q माइनस Q बाई 3 इक्वल्स टू 0, यानी Q बाई 2 इज इक्वल टू Q बाई 3, यानी Q बाई Q इज इक्वल टू 2:3। तो क्या आंसर आ गया? जल्दी बोलो। 2:3। बनाओ इसको जल्दी से। डन। चलिए अब देखिए, इसमें एक नया कंसेप्ट है हमारे पास, सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? सेल्फ एनर्जी, ठीक है। देखिए सेल्फ एनर्जी का मतलब यह है कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है उसको असेंबल्ड करने में, यानी चार्जेस को लाके वहां पे सजाने में जो तुमने टोटल काम किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू assembled an electric system or amount of energy contained in a system। ठीक, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये अलग अलग तरह के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। नेट वर्क डन भी हम कह सकते हैं, जो भी है। तो अगर हम एक स्फेरिकल शेल के लिए बात करें, अब इसको समझते हैं। फॉर स्फेरिकल शेल, अगर हम स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो स्फेरिकल शेल है हमारे पास, दिस इज द स्फेरिकल शेल। तो ये है हमारे पास स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब देखो एनर्जी का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये बताओ, अगर इस पे Q चार्ज है और उसका रेडियस R है, क्या है बोलो? रेडियस R।
तो ये बताओ अगर पहले इसमें कुछ चार्ज नहीं रहा होगा तो इसकी एनर्जी भी कितनी रही होगी? जीरो। एनर्जी भी कितनी रही होगी? जीरो। अब अगर एनर्जी जीरो रही होगी तो ठीक है, ये बात सही है। अब ये बताओ अगर मैं डीक्यू चार्ज लेकर आया, मैं अगर यहां पे डीक्यू चार्ज लेके आ रहा हूं तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा डीक्यू लेके आऊंगा तो वी शुड डू द वर्क, फिर तो मुझे काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो जो मैं काम कर रहा हूं वो कहां से कहां तक आ रहा है? इंफिनिटी से मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, तो कितना वर्क करते, कितना होता है सेल्फ एनर्जी इसका? तो सेल्फ एनर्जी इसकी होती है के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। अब क्या होगा? ठीक है, ये वाली एनर्जी, अब ये स्प्रेड कहां से कहां तक होती है? तो ये स्प्रेड होती है आर से लेकर इंफिनिटी। कहां पे स्प्रेड हो रही है? यहां से इंफिनिटी जा रही है, तो क्या लिखेंगे? दिस एस ई इज स्प्रेड फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। कहां से कहां तक स्प्रेड हो रही है? आर से इंफिनिटी तक ये स्प्रेड हो रही है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़े। चलो देखो, बना लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब हम समझते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं इसमें, फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो अगर ये हमारे पास है सॉलिड स्फीयर दिस, तो ये इस तरह से फैला हुआ है, इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे, ठीक, Q है, रेडियस R है। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? तो देखिए इसकी अगर हम सेल्फ एनर्जी को निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा। इसकी सेल्फ एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी इज इक्वल टू 3kq स्क्वायर बाई 5r। कितनी होती है? 3kq स्क्वायर बाई 5r। एंड इट इज स्प्रेडेड फ्रॉम अप टू, स्प्रेडेड अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। ये स्प्रेड होती है, यानी जीरो से लेकर इंफिनिटी तक होती है। जीरो से लेकर कहां पर होगी? इंफिनिटी। अब यहीं पर तुमसे एक सवाल पूछ लेगा कि इसके इनसाइड बता दो कितना होगा। क्या बता दो इसके इनसाइड? तो देखो ये जो एनर्जी है वो इसके यहां से लेकर कहां तक फैली हुई है? इंफिनिटी तक। अब देखो अगर मैं एट सरफेस की बात करूं, यहां पे एट सरफेस अगर बात करूं तो यहां पे कितनी होगी? तो अगर हम इसको सोचें थोड़ा सा तो सारा चार्ज हम इसका यहां पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो कितना होगा यहां पे लाने के लिए? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 2r हमारे पास हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसके अंदर निकाल रहे हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, अगर हम इसके सरफेस पे निकालते हैं तो वो आता है बिल्कुल उसी की तरह होगा, हमारे रिंग की तरह। ओ ये रिंग है आपका, ठीक है, सॉरी शेल, ठीक है। तो ये आ गया इसके सरफेस पे। अब इनसाइड अगर निकालें, यू इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो क्या बोलोगे तुम बोलोगे कि ये आउटसाइड है, ठीक है। तो इस टोटल में से अगर आउटसाइड घटा दें तो थोड़ा सा अंदर आते ही एनर्जी पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 3k स्क्वायर बाई 5r माइनस 1/2 kq स्क्वायर बाई r। तो बस कर लो, तो 2 से कर दो 6 और 10, 5 और 10, तो कितना आ जाएगा बताओ? यानी कितना आ जाएगा? 6kq स्क्वायर बाई 10r माइनस 5kq स्क्वायर बाई 10r। तो कितना आ गया बताओ हमारे पास? 1/10 kq स्क्वायर बाई r। दिस इज द एनर्जी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। बनाओ इसको जल्दी से।
डन। चलिए आइए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन शॉर्ट इसको क्या लिखेंगे, V। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यानी क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from unit positive charge from infinity to a particular point in a electric field। ठीक, तो कैसे दिखाते हैं हम इसको, तो V is equal to वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए बाई क्यू। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तो ये बात समझ में आ रही है हमें। तो ये क्या होता है, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई Q नॉट। क्या लिख लेते हैं हम इसको, Q नॉट। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q नॉट बाई R अपॉन Q नॉट। तो ये कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू KQ बाई R। दिस इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इतना तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या मानते हैं हम लोग, जीरो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q नॉट। ये भी एक तरीका है लिखने का। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहाँ क्या लिखेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन Q नॉट। अब एट इंफिनिटी V फाइनल क्या होगा, जीरो, तो V लिख देंगे यहाँ पे, ये जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होगी, जीरो ही होगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q नॉट बाई R अपॉन Q नॉट। तो ये भी वैनिश हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ बाई R। समझ गए नहीं, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब देखो दूसरी चीज हमें इसको क्या याद रखनी है, हमें ये याद रखना है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है ये, स्केलर क्वांटिटी। समझते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये जो V इज इक्वल टू हम KQ बाई R लिख रहे हैं, इसमें याद रखिएगा Q टेकन विथ साइन, टेकन विथ साइन। किसके साथ लेना पड़ेगा बताओ, ये साइन के साथ लेना होगा। ठीक है, अगर हम साइन के साथ ले रहे हैं इसको, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से मत निकालिएगा। ठीक है, तो कहां से निकालिएगा, आप लिखना U बाई क्यू, U बाई क्यू। अब U क्या है, U इज अ एनर्जी, तो एनर्जी का क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस टू, और चार्ज का कितना होता है, AT। चार्ज का कितना होगा, AT। तो क्या आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, तो ये आ गया हमारे पास ml स्क्वायर t की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस 1। तो दिस इज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और क्या बचा, तो देखो और समझते हैं। तो ये हमें समझ में आ रही है बात। ओके, अगर ये समझ में आ रही है, इसकी यूनिट याद रखिएगा, यूनिट इज क्या होगी बताओ, वोल्ट। क्या होगी, वोल्ट। और क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम।
जूल पर कूलम। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी से बनाओ इसको। डन। चलिए आइए देखिए और समझते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ different shape of different shape। ठीक है, पहला है हमारे पास रिंग। ठीक है, रिंग। तो अगर हम रिंग की बात करें, रिंग पे कितना होता है, तो अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग के लिए उसके सेंटर पर, ठीक है, अगर हम यहां बात करें तो ये हमारे पास और ये इस तरह से, ठीक। तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, ये Q है और ये R है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल इनसाइड द रिंग जो होता है हमारा वो कितना होगा, KQ बाई R। कितना होगा, KQ बाई R। तो ये होता है हमारा KQ बाई R। ठीक है, अब अगर इसी के एक्सिस पे पूछ ले, मान लो ये हमारा एक रिंग है, ठीक है, बिल्कुल सेम, और यहां पे आपसे पूछा जाए और कहा जाए अगर ये x है और ये r है, और ठीक है, और यहां पे हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल ये कितना है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, ये है हमारे पास। अब हाउ मच इज दैट, तो देखो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि अगर हम यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन कर लें तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही इसकी वजह से तो डी की डी ये सब जोड़ते चले जाएंगे। तो निकालेंगे कैसे हम इसको, सोचो अगर यहां पे एक छोटा सा डी क्यू मान लिया जाए तो इसकी वजह से डीवी कितना होगा, तो डीवी हम लिख सकते हैं के डी क्यू बाई, बोलो यहां से कितना दूर है ये, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है ना। अब हम क्या बोलेंगे कि अब ये छोटा छोटा चार्ज को ऐड करते जाएंगे तो पूरा चार्ज ऐड हो जाएगा तो क्यू मिल जाएगा हमें। तो सीधा हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी वी के अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट 0 टू क्यू डी क्यू। सही है ना, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो v लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। दिस इज एट इट्स एक्सिस। ठीक है, इसके एक्सिस पे हमें ये इतना मिल जाएगा। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, अब देखो अगर इसका हम थोड़ा सा वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है, अगर हम इसके थोड़े से वेरिएशन देख लें, ठीक, यानी एट x इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और एट x ग्रेटर देन r, अगर x r से बड़ा हो जाए, सॉरी r से x बड़ा हो जाए तो ये वैनिश हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के क्यू बाई एक्स, है कि नहीं। तो ये वेरी कर रहा है, यहां पे मैक्सिमम होगा, तो वेरिएशन कैसा आएगा इसके ग्राफ का, तो अगर हम वेरिएशन देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया और ये आपका इंफिनिटी, तो ये चीज आपको मिल जाएगा, यही है आपका के क्यू बाई आर। फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। चलिए ये समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए तो ये हो गया आपके पास। अब हम इसकी बात करते हैं स्फेरिकल शेल। देखिए तो अगर हम दूसरी चीज स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें, स्फेरिकल शेल,
तो अगर हम स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं तो देखो स्फेरिकल शेल में अभी हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल शेल के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए 3 केसेस हम लोगों को डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो 3 हम देख लेते हैं इसमें। तो ये हमारे पास इस तरह से है, ठीक, ये है हमारे पास। तो ये मान लेते हैं R और इस पे चार्ज है Q। तो पहला केस वो ले रहा है कि इफ R ग्रेटर देन R, यानी आउटसाइड जा रहा है। कहां जा रहा है बताओ? आउटसाइड। अगर वो आउटसाइड जा रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे उस तरह का कैलकुलेशन कर रहा है। तो देखिए अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं ये, तो हम इसका जो निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आएगा के Q बाई R। दूसरा, इफ R इज इक्वल टू R तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू बाई R, ठीक है। और थर्ड होता है कि अगर इफ R लेस देन R हो जाए, R लेस देन R हो जाए, तो याद रखिएगा अगर R लेस देन R हो गया तो यही रहता है, यानी V इज इक्वल टू के क्यू बाई R। यानी इसके जो सेंटर पे होगा वो, यानी जो सरफेस पे होता है वही कहां पे होगा? इनसाइड पे होगा। अब देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे करेंगे? अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट किया जाएगा समझना। तो ये हमारा हो गया V और ये हो गया हमारा R। ये हो गया हमारा उसका सेंटर, यानी इसके सेंटर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो R है हमारा वो कितना है? 0। और यहां पे जो R है हमारा वो कितना है? कैपिटल R। अब देखो अगर हम कैपिटल स्मॉल r को ही अगर हम कैपिटल R बोल दें, ये ठीक है, ये है हमारे पास, देन व्हाट विल हैपन? तो अब ये बताओ अगर हम स्मॉल r को ही कैपिटल R बना लें तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये क्या करेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला हमारा सेम रहा। कितना रहा ये? V इज इक्वल टू के क्यू बाई R। देन आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा? अगर हम इसके बाद की बात करें तो इट गोइंग इन दिस वे। कैसे चला जाएगा? इस तरह से ये वेरी करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? V प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन R, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से, जल्दी से बनाइए, फिर इसमें आगे बात करते हैं और क्या क्या हमें से करना है इसमें। ठीक, चलिए आइए देखिए। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर। वो भी कैसा? इंसुलेटिंग। अच्छा, कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा? तुम एक काम करो, जो मैंने अभी लिखा है ना, इसके लिए भी यही रहता है। बी वाला अगर हम बोलें कंडक्टिंग, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग स्फेयर या स्फेरिकल शेल, दोनों के लिए आप सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, दोनों के लिए सेम रहता है। क्यों रहेगा? ये कंडक्टर के हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो सारा चार्ज यहां दोगे तो वो फैल के यहीं पे आ जाएगा दोबारा से, तो जब यहां आ जाएगा तो वही चीजें फिर से सिमेट्रिक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अब हम कौन सा कर रहे हैं? सॉलिड स्फीयर, यानी इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर। अगर हम इंसुलेटिंग स्फीयर की बात करें, किसकी बात करें? इंसुलेटिंग स्फीयर, तो देखो क्या होगा, समझते हैं। अगर हम इंसुलेटिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं तो ये चार्ज जो है हमारा वो कहां फैला होगा? अंदर की तरफ, पूरे वॉल्यूम में फैला पड़ा होगा। चलिए साहब ठीक है, ये फैला है। तो आउटसाइड तो यही रहेगा, क्योंकि आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो चार्ज पूरा सेंटर पर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें इनसाइड की बात करें कि अगर हमारा कभी R लेस देन R हो जाए तब हमें वो कितना मिलेगा, ठीक है।
अगर लेस देन आर लेस देन आर हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो समझते हैं। देखो दूसरा क्या है, इफ आर लेस देन आर, अगर आर लेस देन आर हो गया तब हमारा वेरिएशन क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूशन अलग करेगा, इसके अंदर आते ही वो अलग करने लगेगा, ठीक है। शेल में ऐसा नहीं था, शेल में अंदर की तरफ चार्ज, ठीक है, आपका जो स्प्रेड कर रहा था वो एक जैसा ही था, लेकिन अंदर वो रिसाइड ही नहीं करता, तो अंदर से हमें कोई वेरिएशन नहीं, यहां तक हमें फील्ड कैलकुलेट करना, अंदर कांस्टेंट होके वो चला जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए जो v होता है हमारा वो होता है के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर कहीं पर होंगे, यानी आप यहां पे कहीं पर पोटेंशियल पता करना चाह रहे हो एट डिस्टेंस r, ठीक है। ये यहां पे पता किया जा रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास, ओके। अब इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। आइए देखिए अगर हम इसकी और बात करें कि ठीक है ये वाली चीज है, अब बताओ एट सेंटर कितना होगा, एट सेंटर। तो अगर हम एट सेंटर की बात कर लें, यानी थर्ड बात करें एट सेंटर, तो अगर हम सेंटर की बात करें तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल सही बात है, अगर आप सेंटर पर ही चलकर आ गए तो r तो खत्म ही हो गया ना। तो कितना मिला अब हमें तो बताओ, तो v एट सेंटर, इसको थोड़ा याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा तुमसे, v एट सेंटर इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 3/2 के क्यू बाई r। आ गया कि नहीं। अच्छा एट सरफेस अगर हम बात करें, एट सरफेस, तो अगर हम सरफेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि छोटा r क्या हो जाएगा, बड़ा r। सही है, छोटा r क्या हो जाएगा, बड़ा r। तो v एट सरफेस अगर हम बात कर रहे हैं तो हाउ वी कैन राइट दिस, तो हम ये लिख सकते हैं, इसको r बना दो, तो देखो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई 2r क्यूब, और यहां कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, तो ये 2 बचा, 2 बचा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो यहीं पे एक चीज हमें याद रख लेनी होगी, नोट क्या याद रखनी पड़ेगी, तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि v एट सेंटर फॉर अ इंसुलेटिंग स्फीयर, v एट सेंटर इज इक्वल टू होता है 3/2 v एट सेंटर, v एट सरफेस। ये थोड़ा सा रिजल्ट तुम्हें याद रखना होगा। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, क्या प्लॉट करना है हम लोगों को, ग्राफ। चलिए देखते हैं, आइए। देखो अगर हम ग्राफिकल एनालिसिस करें, इसका ग्राफिकल एनालिसिस अगर करते हैं तो ग्राफ कैसा होगा ये समझते हैं। देखिए ग्राफ, तो ग्राफ की अगर हम बात करें थोड़ा सा, इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये V हो गया और ये हमारा R हो गया ये हो गया। अब देखो अगर हम सेंटर पर हैं, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना हो जा रहा है सेंटर पे, तो सेंटर पे हमें मैक्सिमम मिलता है, कितना मिलता है, तो V एट सेंटर जो है वो हमारे पास था 3/2 के क्यू बाई आर, था कि नहीं। अब ये बताओ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x अज्यूम कर लूं तो x स्क्वायर हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि v जो है ध्यान से सुनना, v जो है उसे कैसे लिख पाएंगे हम लोग, v को हम लिख सकते हैं यहां पे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो लिख सकता हूं 3/2 के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के क्यू बाई 2r क्यूब। अब मुझे ये बताओ
कि मेरा जो v है वो एज ए फंक्शन ऑफ x है बट पैराबोलिक। कैसा है? पैराबोलिक। लेकिन पैराबोलिक तो है, लेकिन उसके साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है? निगेटिव। तो कैसा होगा ये? डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो इट मस्ट बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो हम लोग इसको इस तरह से डाउनवर्ड पैराबोला ये हमारा बनता है ऐसे। अब ये ऐसे आता है। अब देखो समझना जरा बात को, ये हमारा हो गया छोटा वाला r बड़े R के बराबर। सही है? ओके। अब क्या होगा कि जब ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और हम्पिंग टाइप आता है ये, मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूं। ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ओके ये चीज मेरे पास आ रही है, लेकिन जैसे ही आप सरफेस से बाहर आओगे तो ये वेरिएशन लेने लगेगा। तो ये ग्राफ कैसे आगे प्रोसीड करेगा? तो ये ग्राफ आगे ऐसे जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां के इसके बाद क्या हो रहा है? v इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r। v इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r। बनाओ उसको जल्दी से। डन। चलिए चलिए अब समझते हैं। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको समझते हैं थोड़ा सा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो फील्ड लाइन किधर आती है मेरी? ऐसे आएगी, आउटवर्ड। कैसी आएगी? जल्दी बोलो। आउटवर्ड, यानी वी आर मूविंग इन दिस वे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है हमारे पास। ओके, अब जरा सोचो, अगर मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स बना लूं कि ये V1 है, ये V2 है, यानी ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 3, देन व्हाट विल हैपन? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट अ पॉइंट यहां पे। अगर हम बात करें कि ये R1 है, फिर ये R2 है और फिर ये R3 है, तो क्या होगा? तो समझना जरा। तो V एट 1 क्या होगा? तो V एट 1 होगा KQ/R1। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो होगा KQ/R²। R1²। ये होगा कि नहीं? होगा ना? अच्छा, E1। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है हमें कि ये इस तरह से हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास E1। अब इसी तरह से हम इसमें पर बात करेंगे, फिर इस पे बात करेंगे, फिर उस पे बात करेंगे। इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन बात कर रहे हैं, पहले ये हमने लिख लिया, ठीक है। अगर हम V2 की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? KQ/R2। फिर हम V3 की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? KQ/R3। सही है? अच्छा, अब एक चीज अपने आप बताओ मुझे कि R1 लेस देन R2 है कि नहीं? ठीक है ना, और लेस देन R3। सही है? सही है ये हमारे पास। ओके, अगर ये है हमारे पास, इस तरह से हम लिख पा रहे हैं इसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। तो हम बोलेंगे कि 1/R1 बड़ा होगा 1/R2 से, और ये बड़ा होगा 1/R3 से, और KQ से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? KQ/R1 बड़ा होगा
के क्यू बाई आर टू से और ये बड़ा होगा के क्यू बाई आर थ्री से। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि V1 बड़ा होगा V2 से और ये बड़ा होगा V3 से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। देखो हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, लेकिन इधर से इधर जाने पे पोटेंशियल क्या कर रहा है? डिक्रीजेस। क्या कर रहा है? डिक्रीजेस। अच्छा ठीक है, अगर हम इसकी बात करें और अगर मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज ले लूं, अब देखो क्या होगा। अगर ये ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होती है, अब समझना जरा। तो यहां पे मेरे पास क्या है? V1 और यहां पे मेरे पास क्या है? V2 और यहां पे मेरे पास क्या है? V3। अब तुम जानते हो कि नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो V1 क्या होगा? सबसे बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? ये सबसे छोटा होगा। यानी यहां पे क्या है? तो यहां पे है V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो इसमें भी क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रही है? इधर की तरफ जा रही है। जा रही है कि नहीं? ठीक है भाई, ऐसे तो जाएगी ये। क्लियर? अच्छा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction in which electric potential is decreases। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। ये बात समझ में आया? क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं? तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर dV स्मॉल चेंज इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? बोलो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं माइनस E डॉट डी आर। ये हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए, ये बात समझ में आ गया? ओके। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्या बता रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। सही? ओके। अगर ऐसा है हमारे पास, अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है E, और हमारा dr भी इधर की तरफ है, देन व्हाट वी कैन राइट? तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। तो देयरफॉर व्हाट वी हैव टू राइट? dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। लिख सकते हैं ई डी आर। अच्छा, अगर हम ऐसा लिख दें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन दिस डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिक्रीजेस या ड्रॉप। अब देखो इसमें एक और चीज को समझते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डिफाइन किया जाएगा। v डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो कैसे करेंगे? अब देखो, अगर v को ऐसे डिफाइन किया जाए, v ऑफ x, या ऐसे लिख दें v डिफाइंड इन x, y, z, देन हाउ वी कैन फाइंड दिस? तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर ये एज ए डिफाइन किया गया, डिफाइन एज दिस। ठीक, तो हाउ वी कैन फाइंड दिस? तो देखो, इसको निकालने का एक तरीका होता है। हम पहले इसको निकालेंगे ex। कैसे निकालेंगे? तो एक पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा, अभी समझाऊंगा तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। ये लिखेंगे, फिर y के डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा dv बाई dy। फिर हम लिखेंगे ez, तो क्या लिखेंगे? dv बाई
डी जेड, इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब अच्छा चलो अभी ये आ गया, तो अब हम E अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो E इन वेक्टर फॉर्म कैन बी राइट एज हाउ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अब इसको अगर इसमें लगा दें तो क्या लिख पाएंगे, तो हम लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस ब्रैकेट बाहर ले लो, तो डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये लिख पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव को समझते हैं क्या होता है, ठीक है, पहले बना लो इसको जल्दी से। डन, देखो देखो समझो, अगर तुमसे ये बोला जाए कि मान लीजिए v ये है तुम्हारे पास, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और कहा जाए फाइंड E इन वेक्टर फॉर्म, फाइंड V इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, समझना है इसको। अगर हमसे ये कहा जा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि अगर V हमें दिया गया, आप समझना पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, दिस प्लस 2y, तो आप बोलेंगे v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ex निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे ex को, ex अगर हम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे, ठीक है, पहले हम इसमें ये ऐसे लिख लेते हैं dv बाई dx, तो यहां लिखेंगे हम d ओवर dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अब देखो जो वेरिएबल यहां पे होगा इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो यहां पे अभी हम क्या करेंगे, इस वाले में क्या कर रहे हैं, y ट्रीटेड एज कांस्टेंट। बताओ y को कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह, तो कैसे लिख देंगे, dv बाई dx इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 2x, और ये कितना हो गया 0, तो dv बाई dx इज इक्वल टू 2x। डन। अच्छा अब इसी तरह से dv बाई dy निकाला जाएगा। जब dv बाई dy निकालोगे तो x एज ए ट्रीटेड कांस्टेंट, x को कैसे करेंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करवाएंगे। जब इसको ये कांस्टेंट बन जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2 डेल y ओवर डेल y, तो कितना आ गया 2 आ गया, आ गया। अच्छा अब हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे, माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल z, सॉरी डेल y के सॉरी जे कैप, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू अगर हम लगा दें इसमें तो माइनस क्या आ जाएगा बताओ, 2x आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो कितना आ गया माइनस 2x आई कैप प्लस सॉरी माइनस 2 जे कैप। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले तो वो भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। अब कहीं पे भी बता दो इसकी वैल्यू को। डन, चलिए बनाइए इसको जल्दी से। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी पहले ये कर लो, करें, देखो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,2, ठीक है। V इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस 3x z, ठीक है, ये है हमारे पास। तो हमसे कहा जा रहा है कि अब इसका फंक्शन निकाल, मतलब इसका
वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए करते हैं, देखिए इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द Ex। तो Ex के लिए पहले हम क्या करें, dv बाई dx निकालें जल्दी से। अब बताओ इसमें कौन कांस्टेंट है, y। तो x का डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, 2y डायरेक्ट करना है अब। ठीक है, x कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, z स्क्वायर। यहां पे क्या है, x है ही नहीं तो ट्रीटेड एज कांस्टेंट, दैट विल बी 0। ठीक है, अब dv बाई dy निकालेंगे तो कितना आएगा। अब देखो यहां पे y कांस्टेंट लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2x। यहां पे y नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। यहां पे y 3z कांस्टेंट हो गया तो 3z आ गया। अब क्या निकालेंगे, dv बाई dz कितना आएगा बताओ, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 2zx। ठीक है, x कांस्टेंट हो गया, z की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2z, और प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 3y। अब इनकी वैल्यू सेट कर देते हैं, तो वैल्यू लगाइए इसकी, तो कितनी है 0, और ये कितना था 2, तो कितना आ जाएगा 4। अब यहां लगाओ 2 इंटू 1 2, प्लस ये 0 हो गया, 3 इंटू z यानी 6 इज इक्वल टू 8। यहां लगाओ 0 हो गया 2, तो 2 इंटू z 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो कितना आ गया बताओ 4 आ गया। ओके, अब क्या करना है, ई वाई, अब ई निकालना है। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म लिख लो पहले, तो क्या लिखोगे, माइनस इसका आई कैप तो 4i कैप हो गया, माइनस 8j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये आ गया। अगर अब तुमसे बोले कि नहीं मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड अब कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, ये लो मैग्नीट्यूड, क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो गया, 16 प्लस 64 प्लस 16, तो कितना आ गया, ये हो गया 32। ठीक है, तो इसमें से अगर हम चाहें तो 16 अगर कॉमन ले लें तो यहां कितना बचेगा, 1 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट, तो कितना आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 4 रूट 6। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। सही, तो वोल्ट पर मीटर मैंने लिख कैसे दिया, कैसे लिख दिया मैंने वोल्ट पर मीटर, तो अभी तुमने लिखा है कि E इज इक्वल टू, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे dv बाई dx, तो dv बाई dr लिखेंगे कि नहीं। अगर ये है मेरे पास तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज इन वोल्ट एंड दिस इज इन मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, वोल्ट पर मीटर। वैसे क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, करो उसको जल्दी से। तो चलिए इसको यहीं रोक लेते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं रोकते हैं। ओके, थैंक यू।